हेलो स्टूडेंट, मैं एस.के. सिंह आप सभी के केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। इसी लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स 12th फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर दिए थे। आज सेकेंड लेक्चर के बारे में काम करेंगे। पिछले क्लास में जो लेक्चर के बारे में काम किए थे उसके बारे में एक बार फिर से शॉर्ट समरी काम करते हैं। देखो जी, केमिकल काइनेटिक्स टर्म को डिफाइन किए थे। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स टर्म जो है ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है, और काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, और केमिकल काइनेटिक्स कहने का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ होता है? तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। इसका मतलब क्या? केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल से आप स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में, मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी के बारे में वर्क करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यानी ए लॉट ऑफ रिएक्शन से कोरिलेटेड काम किया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? तो कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो चेंजिंग होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आगे चल के दो पार्ट में बांटे थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे और इसमें निगेटिव साइन यूज करते हैं, जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं और इसमें साइन होता है पॉजिटिव। देखो जी, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो या रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन हो, दोनों का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बस निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डिसअपीयरेंस हो रहा है और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है अपीयरेंस हो रहा है। जैसे जरा देखो तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पिछले क्लास में जो कैलकुलेशन किए थे वही था A प्लस B, ये आपस में रिएक्शन किया, यहां से C प्लस D बना। इसी के बारे में अगर मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट, बैलेंसिंग कोफिशिएंट, अगर A का बैलेंसिंग कोफिशिएंट X है, B का बैलेंसिंग कोफिशिएंट Y है, इसका M है और इसका N है। अगर ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट है तब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए फॉर्मूला होता है, रिएक्टेंट के लिए अगर सोचा जाए तो निगेटिव साइन, पहले तो बैलेंसिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे 1/x इंटू रिएक्टेंट में माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बटे क्या होता है dt, बराबर 1/y इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B बटे क्या हो जाएगा dt। तीसरा हो जाएगा 1/m इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ C बटे dt, बराबर 1/n डी कंसंट्रेशन ऑफ D बटे dt। यही रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। इसी पे काम करेंगे। चलिए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए ये तो आपका जेई मेन, जेई मेन में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका 2008 का क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें रिएक्शन दिया हुआ है आपका कि 1/2A यहाँ से B बन रहा है और 2B बनना। इसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा सही है? अगर इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, रेट बराबर, रेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेट बराबर बैलेंसिंग कोफिशिएंट को डिवाइडेड करेंगे, ये 1/2 डिवाइडेड हो जाएगा तो ये 2 आएगा इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डी टी।
है ना आएगा फॉर्मूला, बराबर इसमें बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, ये 1/2 इंटू प्रोडक्ट है डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डी टी। रिएक्टेंट के लिए निगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन। अब ऐसा ऑप्शन तो दिया गया नहीं, तो चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर मूव करा देते हैं। अगला कौन सा होगा, रेट का, ये भी फार्मूला हो जाएगा, रेट बराबर इसी को चेंज करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे क्या हो जाएगा डी टी। तीसरा क्या हो सकता है कि ये इधर भी ला सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है आपका रेट का फॉर्मूला माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी बराबर 1/4 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे क्या हो जाएगा डी टी। इसी चार में 3 में से कोई एक ऑप्शन है। अब जब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है तो कहेंगे आंसर सी होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चलिए ये नहीं, इसके पहले आपका एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं तब। ये तो आईटी का आपका नीचे से सेकेंड नंबर। हाँ चलिए ये आपका एम्स का क्वेश्चन है, ये एम्स का क्वेश्चन 2006 का है, 30 नंबर क्वेश्चन। अब ये रिएक्शन दिया गया और इसका कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। रिएक्शन है 2N2O5, यहाँ से रिएक्शन कर रहा है 4NO2 प्लस O2। अब इसके लिए रेट का फार्मूला लिखना है। रेट का फार्मूला लिखने के लिए क्या बताए थे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को क्या करना है, डिवाइडेड करना। तो यहाँ से रेट का फार्मूला हो जाएगा रेट बराबर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे क्या हो जाएगा dt। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट के लिए अगर देखते हैं इसमें क्या कहेंगे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1/4 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt। अगर O2 के लिए लिखेंगे तो इसमें बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे क्या हो जाएगा dt। ये हमारा हो गया। तो यही आपका देखो, इसमें करेक्ट आंसर आप चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपको 2 ऑप्शन दिया है N2O5 N2O5, तो N2O5 में 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो जब देखो पहला नंबर में तो माइनस साइन इंडिकेट नहीं किया इसलिए ये आपका नहीं हुआ। सेकेंड नंबर में 2 दिया, ये भी गलत। चलिए NO2 के लिए बात करें तो ये पॉजिटिव साइन 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt, इसलिए इसका मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो काम कर चुके हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आईटी का क्वेश्चन है 2002 में पूछा गया आईटी का क्वेश्चन ये। इसके लिए फिर ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन N2H2 और NH3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। रिएक्शन आपका दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी में 10 नंबर क्वेश्चन, रिएक्शन दिया गया है आपको N2 प्लस 3H2, यहाँ से रिएक्शन करता है, यहाँ से 2NH3 बनाता है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का रहा है, क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होगा बताए थे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को डिवाइडेड करना है और रिएक्टेंट में माइनस साइन, जबकि प्रोडक्ट में क्या होगा प्लस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बटे क्या हो जाएगा dt। ये भी रिएक्टेंट है तो 1/3
इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे क्या हो जाएगा dt। ये हमारा प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बटे क्या हो जाएगा dt। अब देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चेक कीजिए। आपका माइनस पहला नंबर ही क्वेश्चन हमको 1/2 फर्स्ट नंबर ही आपका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन एम्स में पूछे, इसमें ये तो क्वेश्चन आपका मेडिकल में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको रिएक्शन दिया हुआ है BrO3 माइनस प्लस आपका रिएक्शन 5Br माइनस प्लस आपका 6H प्लस। यहां से रिएक्शन करता है, यहां से 3Br2 प्लस 3H2O बनता है। H2O ये लिक्विड है। तब इस केस में करा आपका कि क्या काम करना है, तो रेट का फिर से फार्मूला, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बोरोइंग Br2 और Br माइनस के बीच के, इसके और इसके बीच का रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला रेट बराबर हो जाएगा, इसके लिखेंगे तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड कर 1/5 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बटे क्या हो जाएगा dt। इसमें आते हैं 1/3 प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बटे क्या हो जाएगा dt। अब करेक्ट ऑप्शन खोजना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऐसा कहते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बटे क्या हो जाएगा dt इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5/3 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बटे क्या हो जाएगा dt। तो मोर करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, इसमें देखो चेक करो। आपका रिएक्टेंट साइड माइनस साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट साइड कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा। तो इसमें आपका चलिए जब देखते हैं, आपको ऐसा करते हैं इसको इधर लाते हैं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसको इधर ले आते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आपका 3/5 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बटे dt बराबर हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बटे dt। अब देखो इसमें ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट नंबर, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करें, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। रिएक्शन देखते हैं, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन 2009 का है। नीट 2009 क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
रिएक्शन दिया गया है N2 प्लस 3H2, यहां से रिएक्शन क्या 2NH3 बनता है। अगर इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, रेट बराबर हो जाएगा, क्या बताए थे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को डिवाइडेड करें। यहाँ तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है नहीं, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt बराबर, यहाँ बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे क्या हो जाएगा dt। प्रोडक्ट साइड देखते हैं, ये 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बटे क्या होगा dt। और क्वेश्चन में गिवन है आपको डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे dt, ये दिया गया क्वेश्चन में हमको डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बटे dt, इसका वैल्यू दिया गया आपको 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और निकालना है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे dt, ये हमें निकालना, ये वाट, इसी को काम करना। चलिए कैसे काम करेंगे, तो इसको इससे कंपेयर करते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ से रिएक्शन देखेंगे तो ये और ये बराबर करेंगे तो आपका ये होगा 1/3 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे dt बराबर 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बटे dt। अब इसका तो वैल्यू, इसका दिया गया वैल्यू, इसका निकालना है, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका फाइनली आएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे dt। चलो ये इधर जाएगा तो ये 3/2 इंटू, अब इसका वैल्यू तो दिया गया है 2 इंटू 10⁻, क्या होता है -4, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या 3 गुना 10⁻⁻⁴, यही आंसर आएगा। चलिए जल्दी से काम करें। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। अक्सर ये सवाल नीट में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 21 आपको रिएक्शन दिया गया है N2O5, यहाँ से क्या बनता है NO2 प्लस हाफ O2, यहाँ 2 लगा दे। अब क्वेश्चन कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt, ये दिया गया क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये दिया गया 6.25 इंटू 10⁻⁻3, ये दिया गया। तब आपको करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2, यानी हमको निकालना है डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt, ये वाट, डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे dt, ये वाट, ये तो निकालना है। चलिए इस रिएक्शन के लिए अगर रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, रेट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt, ये एक्टेंट के लिए। अब प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे क्या हो जाएगा dt। ध्यान से देखो, ये तो दिया गया क्वेश्चन में, इसको निकालना है तो यहाँ से बड़ी आसानी से डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये
ये आपका ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 6.25 गुना 10 पावर -3। ये तो हो जाएगा आपका 12.5 गुना 10 पावर -3। ये तो एक आंसर आ गया। दूसरा करा क्या आपको क्या निकालने के लिए सेकेंड में, इसका भी निकालने के लिए। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कहेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt बराबर, ये बटे में 1/2 है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे क्या हो जाएगा dt, नहीं ना होगा। अब यहां से ये निकालना है डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे dt, ये इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइडेड हो जाएगा। ये तो दिया गया 6.25 गुना 10 पावर -3 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 3.125 गुना 10 पावर -3। ये तो आंसर आएगा। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर देखेंगे तो रिएक्शन दिया गया है 2011 का क्वेश्चन है, नीट का है ये भी। आपका रिएक्शन में दिया गया आपको 2N2O5 प्लस, सॉरी यहाँ से रिएक्शन करता है, ये डिकम्पोज करता है, यहाँ से 4NO2 प्लस O2। क्वेश्चन में दिया गया है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये दिया गया। दूसरा आपका डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt, इसका वैल्यू दिया गया K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तीसरा आपको दिया गया डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे dt, K डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब चलिए आपको रिएक्शन निकालना है K डैश में, K और K डबल डैश में। इस रिएक्शन के लिए अगर रेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt, यही ना होगा। चलिए इसमें 1/4 बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को डिवाइडेड करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt, और इसका लिखेंगे। चलिए पहले इसी दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका 1/2 ये तो रहेगा। अब चलो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt, ये तो दिया गया K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 1/4। और चलिए डी NO2 बाय dt का दिया गया K डैश कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्या करेंगे, ये N2O5 कैंसिल होगा, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ये भी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब कि यहाँ से ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है K डैश बराबर 2K, यानी K डैश बराबर हो जाएगा क्या 2K। पहला तो रिएक्शन आ गया
के डैश बराबर क्या हो जाएगा 2k। दूसरा आप जा देखते हैं, इसका इससे कंपेयर करते हैं, फिर से रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, रेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 1/2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt बराबर, इसके लिए O2 के लिए बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे क्या होगा dt। अब इसका तो मान दिया गया 1/2 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसका दिया गया के डबल डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्या करेंगे, ये N2O5 तो कैंसिल हो जाएगा कंसंट्रेशन, इसका मतलब के डबल डैश का फॉर्मूला या के डबल डैश बराबर हो जाएगा के बाई क्या होगा 2। ये तो एक आंसर ये होगा रिएक्शन और दूसरा ये रिएक्शन। इसी टाइप का सवाल है रेट ऑफ रिएक्शन का, इसी टाइप का सवाल किसका है, रेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए तो इसको नोट डाउन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका आंसर खोजे, देखो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, आपका बी नंबर के बाय के डैश के 2k है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चेक करना, देख लेना उसमें आंसर कौन सा है, बी नंबर। चलिए जल्दी से काम कर लो इसको उतारिए, अगला थ्योरी की ओर मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो जरा देखते हैं अगला थ्योरी। पिछले क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखे थे, आज के क्लास में वर्किंग करना है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का। बोर्ड के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो डिफिनेशन पूछता है या डिफरेंस पूछता है। चलिए तो अगला हेडिंग देते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या? देखो जी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो नाम से स्पष्ट है, मोलिकुलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यानी कहेंगे रिएक्शन में रिएक्टेंट मोलिक्यूल की जो संख्या होती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट मोलिक्यूल की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। कहेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी है क्या? तो एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो मोलिकुलरिटी के बारे में एक लाइन याद रखना, मोलिकुलरिटी है क्या? तो रिएक्टेंट मोलिक्यूल की संख्या को मोलिकुलरिटी कहते हैं। रिएक्टेंट मोलिक्यूल की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। चलिए तो मोलिकुलरिटी को डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ reactant molecule take part in elementary reaction is known as मोलिकुलरिटी। यानी मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल, सिंपली भी हम कहेंगे मोलिकुलरिटी मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल। लेकिन कंडीशन दिया गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या तो है, लेकिन आपका स्लो स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन में
अब एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? देखो ध्यान से, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे किसको? तो कहेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होगा उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कहा जाए H2 + Br2, ये आपस में रिएक्शन किया, यहाँ से 2HBr बनता है। अगर मान लेते हैं कुछ समय के लिए अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब इसका मॉलिक्यूलिटी कहेंगे ये भी एक मॉलिक्यूल और ये भी एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूलिटी यहाँ रिएक्शन यहाँ कहेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी हो गया 1 + 1, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलिटी 2 हो गया। तो ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होता है उसी संख्या को कहते हैं मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया रहे, मतलब सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं, एक से ज़्यादा स्टेप का अगर रिएक्शन हो, तब उस केस में मॉलिक्यूलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखना, अगर एक से ज़्यादा स्टेप का रिएक्शन है, दैट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन अगर नहीं दिया रहे, तब उस केस में स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेता है, अगर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया गया है, तब उस केस में स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेता है उसी की संख्या को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलिटी कहेंगे। चलिए तो नोट करके इसको लिख लेते हैं। नोट में ध्यान रखना, इसको काफी काम का पॉइंट है। इफ एलिमेंट्री रिएक्शन is not given, if elementary reaction is not given, then in such case molecularity is the number of reactant molecule take part in slow step, या इसी को कहेंगे स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन स्टेप को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। यानी स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होगा उसी संख्या को कहेंगे मॉलिक्यूलिटी कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कहा जाए CH3 होल 3CCl, जब इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बनता है
ये CH3 होल 3 COH प्लस NaCl बाहर निकलता है। अगर अभी देख के कहेंगे सिंपली रिएक्शन अगर इस तरह का है तो देख के कह सकते हैं इसका मोलिकुलरिटी 2 होगा, 2 मोलिकुल भाग ले रहा है। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। स्टेप फर्स्ट जो कि स्लो स्टेप होगा, या इसी को कहेंगे RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप, स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइंड स्टेप। चलिए इसको हम मिटाते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हो गया। चलिए इस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं कि सर इसका अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, ये एक से ज़्यादा स्टेप का रिएक्शन है, और जब एक से ज़्यादा स्टेप का रिएक्शन है तो उसमें मोलिकुलरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहला स्टेप फर्स्ट था जो रेट डिटरमाइन स्टेप, जिसको हम स्लो स्टेप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपका CH3 एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर है और यहाँ से Cl अटैच है ना। इस कार्बन से 3 गो CH3 अटैच है और इस कार्बन से एक क्लोरीन अटैच है। ये कार्बन इससे 3 गो CH3 अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है। ये होता क्या है कि जब इस पे OH आता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे डिटेल से पढ़ोगे या पढ़े भी होंगे आप येलो एल्केन में, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी किया थे। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है ये आपके प्रेजेंस में ये ब्रेक करता है और यहाँ से ये बनाता है कार्बोकेटाइन CH3 इस पे प्लस आ जाएगा प्लस Cl माइनस। तो स्लो स्टेप में केवल एक ही मोलिक्यूल भाग लिया, इसलिए इसका मोलिकुलरिटी 1 होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है इसका फास्ट होता है, स्टेप सेकेंड फास्ट स्टेप। और फास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये कार्बोकेटाइन है CH3 अब ये प्लस चार्ज है, इस पे किसका अटैक हो जाएगा, OH माइनस का अटैक होगा। तो यहां से बना देगा 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको टर्सरी अल्कोहल भी कहते हैं। अगर इसका कहेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे 1, एक ही मोलिक्यूल इसमें भाग ले। रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा रेट, कभी भी न्यूक्लियोफाइल यानी OH पे डिपेंड नहीं करता है। रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो केवल इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मोलिकुलरिटी 1 है। और जब मोलिकुलरिटी इसका 1 है तो इसका मतलब कि स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप में एक ही मोलिक्यूल भाग रहे हैं। इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहे तो उसमें मोलिकुलरिटी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट का काम। अगर इस आपका एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया रहे तो प्रत्येक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, तभी आप मोलिकुलरिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसका हम मैकेनिज्म जान रहे थे, ये SN1 रिएक्शन है, इसमें 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में जो मोलिक्यूल की संख्या था एक ही मोलिक्यूल भाग लेता है, इसलिए इसका मोलिकुलरिटी 1 हो गया। इसका मतलब धीरे धीरे आगे चल के मोलिकुलरिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। तो उसी का दूसरा विकल्प खोजा गया कि मोलिकुलरिटी जब फेल्योर होना स्टार्ट हुआ या निकालना थोड़ा मुश्किल का काम था, तो उसी के विकल्प में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखते हैं।
अगला लेक्चर वही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? तो कहेंगे ये सम होता है, पावर फैक्टर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? पावर फैक्टर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब पावर फैक्टर का सम, तो ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया रहे, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो कहेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे जो पावर फैक्टर होता है उसी के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे जो पावर फैक्टर होता है उसी के सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन चाहिए, यानी रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो कंसंट्रेशन पे पावर फैक्टर है, रेट लॉ इक्वेशन में ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? तो कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे जो पावर फैक्टर होता है उसी के सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे जो पावर फैक्टर होता है उसी के सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना है तो कहेंगे द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant molecule the sum of power of concentration of reactant molecule in rate law equation is known as order of reaction, is known as order of reaction। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो तो इसे एक छोटा सा एग्जांपल लिए, ए है प्लस बी, यहां से सी प्लस डी, फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन। अगर रेट लॉ इक्वेशन दिया गया है, इसका रेट लॉ इक्वेशन दे रहा है रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर मान लेते हैं एम है और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन है। अगर ये दिया गया, इसका मतलब अगर रेट लॉ इक्वेशन हमें दिया गया है तो बड़ी आसानी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन के पावर का सम, यानी सम होगा ये एम प्लस क्या हो जाएगा एन, यही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट लॉ इक्वेशन दिया रहेगा तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस देखना है पावर का जो सम होगा उसी को हम क्या कर देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर देंगे। यहां पे m जो है, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया? चलिए तो जरा देखते हैं। यहां पे कहेंगे m जो है
एम के बारे में क्या कहोगे? कहेंगे एम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये रेट लॉ इक्वेशन अगर दिया गया तो उस पर जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी के सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसी के सम को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो अगला कहा जाए डिफरेंस बिटवीन, इसके बारे में तो और डिटेल्स पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब रेट लॉ इक्वेशन के बारे में जानकारी हो, लेकिन अगला देख लेते हैं जो कि कई बार बोर्ड में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reaction। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, एक तरफ हम मोलिकुलरिटी लिखेंगे, दूसरी तरफ हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी कहेंगे क्या? तो कहेंगे सम होता है रिएक्टेंट मोलिकुल के सम को मोलिकुलरिटी करते हैं। इट इज ए सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिकुल, और ये कहेंगे इट इज ए सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिकुल। ये कंसंट्रेशन पे जो पावर है उसके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ रिएक्टेंट मोलिकुल की जो संख्या है उसके सम को हम क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी कहते हैं। ये मोलिकुलरिटी जो होता है ये आपका थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होता है। मोलिकुलरिटी जो होता है वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, स्लो स्टेप या आरडीएस पे डिपेंड करता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट लॉ इक्वेशन पे डिपेंड करता है। मोलिकुलरिटी आपका मे बी 1, 2, 3 और रेयर केस में 4 होता है। मोलिकुलरिटी जब भी है होल नंबर होगा 1, 2, 3 और रेयर केस में क्या होता है? 4 होता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है और जीरो भी होता है। मोलिकुलरिटी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सटर्नल फैक्टर दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच का डिफरेंस है। चलिए पहले डिफरेंस लिखते हैं, फिर से इसको एक बार फिर से समझेंगे क्या है। मोलिकुलरिटी के बारे में पहला डिफरेंस कहेंगे, मोलिकुलरिटी के बारे में इट इज सम ऑफ number of reactant molecule। It is a sum of number of reactant molecule। इसमें क्या कहेंगे? कहेंगे it is the sum of power of concentration of reactant molecule। पहला डिफरेंस है ये सम है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये सम है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट कहेंगे, सेकेंड पॉइंट it is dependent on
एलिमेंट्री रिएक्शन, स्लो स्टेप या आरडीएस, ये सब पे डिपेंड करता है मोलिकुलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्लो स्टेप है या आरडीएस है। इसको कहेंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन रेट लॉ इक्वेशन। ये रेट लॉ इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट कहेंगे मोलिकुलरिटी के बारे में। इट मे बी 1, 2, 3 and rarely 4। और इसमें कहेंगे इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव, 0 एंड फ्रैक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगला पॉइंट कहेंगे इट इज थियोरेटिकल एनालिसिस। थ्योरेटिकल एनालिसिस, और इसमें कहेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ये थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, जबकि ये कौन सा एनालिसिस होता है? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होता है, क्योंकि ये रेट लॉ इक्वेशन पे डिपेंड करता है और एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करते हैं। लास्ट पॉइंट कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर से ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर करने का मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब पे ये डिपेंड करता है। तो यही डिफरेंस है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले लेक्चर में देखेंगे। ये तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर बेहतर सीखना है तो अगला लेक्चर है रेट लॉ इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे रेट लॉ इक्वेशन के बारे में समझेंगे और फर्दर डिटर्मिनेशन करेंगे मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट लॉ इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में ढेर सारे फैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर सेकेंड लेक्चर था, अगला थर्ड लेक्चर के बारे में काम करेंगे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स का बैकबोन माना जाता है। रेट लॉ इक्वेशन अगर नहीं समझे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो रेट लॉ ऑफ इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स का जो सवाल है वो सवाल को सॉल्व कीजिए। आज के क्लास में कुछ काम किए, एनसीईआरटी का जाके कुछ वर्क कीजिए, आपका एक्सरसाइज का, इंटेक्स का कुछ सवाल को सॉल्व कीजिए और अगले क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।